हमारा एक हवाई जहाज एक बार आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और उसको हाईजैक करके कंधार लेके गए थे। कहां लेके गए थे? कंधार हाईजैक बोलते क्या उसको। और उसके बदले में उन्होंने कहा था यात्रियों को तभी छोड़ेंगे जब तुम आतंकवादियों को छोड़ोगे। खूब सारे मांगे थे पर फाइनली 3 छोड़ने पड़े थे। कितने छोड़ने पड़े थे? उनमें एक अजहर मसूद था। अजहर मसूद को छोड़ा गया। उसने बाहर निकलने के बाद खूब सारे आतंकवादी संगठन बनाए और भारत में खूब साल तक धमाके किए। खूब दिनों तक के बाद में धमाके करते रहे थे। अब वो कंधार हाईजैकन जब हुआ था ना, तो अब आतंकवादी ले गए यहां से। अब उसके बाद मीडिया सब, अब मान लो उसके अंदर 200 यात्री है, 200 यात्री है। अपने मीडिया बड़ी जोरदार है, एक एक यात्री के घर पहुंच गई। कैसा लग रहा है आपको? तो जिसका पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति कोई भी यदि उसमें है तो उसको तो बुरा ही लगेगा। सामान्य जनता की सहन करने की क्षमताएं अधिक ही नहीं होती है। तो अब किसी को पूछोगे क्या कहना आपको, सरकार को क्या करना चाहिए, तो लोग उनका बचाए, सरकार कैसे भी बचाए, मेरे पिता को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरी बहन को कुछ होना नहीं चाहिए, वो सरकार क्या कर रही है, सरकार निकम्मी है, सरकार नाकारा है। सारा दिन टीवी पर यही चले तो पूरी देश की जनता का सेंटिमेंट भी क्या होगा कि छुड़वा के लाओ, कैसे भी करके छुड़वा के लाओ, फटाफट छुड़वा के लाओ, कैसे भी करके छुड़वा के लाओ, तो फिर आतंकवादी छोड़ो। यदि इस प्रकार का माहौल ना बनाया जाए तो बाद में सरकार के पास 100 तरीके होते हैं बार्गेनिंग करने के। सरकार के साथ उड़ा देंगे, आतंकवादी कहेंगे हम तुम्हारी यात्रियों को उड़ा देंगे, उड़ा दो, 250 को उड़ा दो, एक कोई नहीं छोड़ेंगे। तो उनको भी तो पता है ना कि उड़ाने से कुछ नहीं मिलना। फिर और बार्गेनिंग होती है, इन 3 को मत छोड़ो, दूसरा कोई सौंप दो, ये दे दो, रुपए दे दो, ये कर लो, फलान कर लो। पर अपनी मीडिया कई मामलों में इतना जोरदार काम कर देती है। 99 का वॉर था, मीडिया चली गई वहां कारगिल। यह देखिए यहां पर बैठे हैं भारतीय, हमारी सेना है कम, केवल 3 ही सैनिक इस चोटी पर हैं, क्या बचा पाएंगे इस चोटी को? तो वो टीवी पाकिस्तान भी तो देखता है, उनको पता चला ना इस चोटी पर 3 ही है, दूसरे दिन बम डाल दिए, पर अपने जिंदाबाद है। 2008 में मुंबई हमला हुआ ताज होटल पे, लाइव लाइव है मीडिया। अब आ चुकी है हमारी एनएसजी, एनएसजी के कमांडो अभी उतर रहे हैं। देखिए देखिए 76 नंबर मंजिल के पास एक एनएसजी का कमांडो उतर रहा है। वो अंदर जो बैठा आतंकवादी वो भी तो तुम्हारी टीवी देख रहा है। अच्छा कि 76 नंबर वाली खिड़की के पास है, बढ़ाती जाए। फिर जाकर समझ में आएगा इसे बंद करो इस लाइव को। वो देख रहे हैं ताऊ अंदर बैठे बैठे, या पाकिस्तान वाले देख रहे हैं, और पाकिस्तान वाले देख रहे करेंगे हाँ हाँ भाई साहब थोड़ा लेफ्ट ले ले, बंदूक इधर घुमा, 3 चढ़ रहे हैं इधर से ऊपर, टीवी में दिख रहा है 3 आ रहे हैं, लेफ्ट घुमा दे, उड़ा दे इनको। बड़ी मुश्किल से बाद में उसको किया। तो वैसा वैसा कंधार वाले में भी खूब किया था। तो सामान्य जनता क्या इतनी जल्दी हिल जाती है। वरना मेरे को याद है भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे KM करियप्पा। कौन थे? 71 की वॉर में KM करियप्पा का जो बेटा था उसको पाकिस्तान वालों ने पकड़ लिया। KM करियप्पा भारत के पहले थल सेनाध्यक्ष थे। पहले थल सेनाध्यक्ष का मतलब क्या हुआ? आजादी की ठीक बात, आजादी की ठीक बात था, तो इसका मतलब KM करियप्पा पहले अंग्रेजों की फौज में थे, है ना भाई। अंग्रेजों के टाइम में इंडियन आर्मी तो होती थी, उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी बोला करते। अब अंग्रेजों ने कहा हम तो जाएंगे, इंडियन आर्मी के जो सैनिक है वो इंडिया को संभाले। इतने दिन अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, अब किसकी तरफ से लड़ेंगे? भारत की तरफ से। तो बात आएगी साहब हमारा थल सेनाध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो करियप्पा सर को बना दिया। पर सैनिकों का तो विभाजन हुआ था ना, आधे सैनिक मुसलमान सैनिक चले गए पाकिस्तान, और बाकी हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के सैनिक कहां पर रह गए? भारत। तो पाकिस्तान वाले सैनिक भी तो करियप्पा को जानते हैं, और करियप्पा बहुत बड़े ऑफिसर थे पहले, बड़े ऑफिसर रहे होंगे तभी तो पहले थल सेनाध्यक्ष बनाए गए। तो पाकिस्तान वाले भी करियप्पा की बड़ी इज्जत करते। तो करियप्पा सर के बेटे को जब पकड़ लिया गया उसमें, तो 6-7 लोग पकड़े गए थे। पाकिस्तान वाले उनके साथ मारपीट वगैरह कर रहे थे। तो एक एक नाम पूछ रहे थे, क्या नाम तुम्हारा, कहाँ से, क्या नाम तुम्हारा, क्या। और उनको पता चला कि इनमें एक जो बंदा पकड़ा है करियप्पा सर का बेटा है। और उन्होंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी, अरे तो आप करियप्पा सर के बेटे यार, मुझे पता नहीं था। पाकिस्तान से करियप्पा सर को फोन लगाया गया कि हमने, सॉरी सर गलती हो गई, और हमने आपके बेटे को पकड़ लिया, हमें नहीं पता था सर आपका बेटा है, हम आपके बेटे को सर वापस भेज रहे हैं। करियप्पा का जवाब था कि सबको भेज रहे हो, मेरे बेटे को भेज रहे हो कि नहीं, केवल आपके बेटे को। नहीं, रख लो, मार दो भले, वापस नहीं भेजना, भेजे जाए तो सारे भेजे जाए। केवल एक करियप्पा का बेटा ही क्यों आए, तब तो भारत माता के सारे बेटे आए, मरे तो कोई मरे, उसमें करियप्पा वाला अकेला क्यों है?
थोड़ा यूं जिगर चाहिए होता है। पर क्या होता है सामान्य जनता में होता नहीं जी, हर किसी अपने साथ भी हो तो शायद अपने इसी प्रकार की भावनाएं हो जाए, तब थोड़ा मीडिया वालों का होता है कि थोड़ा दबा लो चीजें, थोड़ी चीजें दबा लो तो दिखेगी नहीं। इतने में 2-1 दिन के अंदर सरकार कुछ ना कुछ इधर उधर का कर ही लेगी, पर वो दबती है नहीं चीजें, मीडिया के अंदर ज्यादा आ जाती है, मीडिया में ज्यादा ज्यादा लोगों की भावनाएं उमड़ती है। अभिनंदन वाला हुआ था ना, अभिनंदन वाला तो याद है, अभी के अभी छुड़ा के लाओ, क्या हो सकता है, युद्ध बंद कर दो, छुड़ा के लाओ। अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, होता है उन वाले अपने पकड़ जाते हैं, अपने वाले उनमें पकड़ जाते हैं। मैं तो कहता हूं अभिनंदन को खुद को यदि वहां पूछा जाता कि तेरे को खाली सौंपना है और भारत बंद करना चाहता है, पाकिस्तान के सामने सब कुछ पाकिस्तान की बातें मानना चाहता है, अभिनंदन मना कर देता कि नहीं रख लो तुम, नहीं छोड़ना। और देश की जनता का ज्वार जो उमड़ता है एक बार भाई साहब, भाटा नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता। अभी कभी छुड़ा के लाओ, और हमने फोटो देखी है उसमें उनका चेहरा सूजा हुआ है यार, पकड़ने के बाद तो मारेंगे मारेंगे, चेहरा सूझेगा इसमें। और फौजी के लिए बहुत सामान्य बात है, वो जानता है कि उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हर स्थिति के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है कि उसका क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना है। उसको ये भी पता है ये गला काट सकते हैं, तो ये भी पता है मारेंगे तेरे को भयंकर, उसको ये भी पता है तेरे को एक ही बात नहीं बतानी, सब चीजें उसको पहले की चीजों में तैयार होता है। कंधार का एक राजा था, उसका नाम था अमीर अली। अमीर अली की अपने भाइयों से लड़ाई हो गई, अमीर अली के भाइयों ने उसको वहां से भगा दिया, तो अमीर अली को कंधार छोड़ना पड़ा, राजा के पद से हटना पड़ा। अमीर अली भाग के आ गया सिंध। कहां पे आ गया? सिंध मतलब पाकिस्तान, मतलब अफगानिस्तान से कहां पर आ गया? पाकिस्तान। सिंध से वो आ जाता जैसलमेर। जैसलमेर का राजा कौन था? और उसने लूणकरण को आका भाई मेरे भाइयों ने मेरे को कंधार मतलब अफगानिस्तान से भगा दिया, तू रहने की जगह दे। और लूणकरण ने उसको रहने की जगह दी, शरणागत की रक्षा करना अच्छा माना जाता था तो रहने की जगह दे दी। अमीर अली बड़ा राजी वार, अमीर अली लूणकरण को आगे देख मेरे भाइयों ने तो भगा दिया, तूने मेरे को रखा है तो तू मेरा धर्म का भाई है। धर्म भाई बना थे, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ पगड़ी बदल ली। पहले धर्म भाई बदलते थे एक दूसरे के साथ क्या बदलते? पगड़ी। इसका मतलब है कि आपकी पगड़ी यदि मेरे सर है तो इसका मतलब आपकी इज्जत मेरे साथ, पगड़ी इज्जत के साथ जुड़ी थी, मेरी आपके साथ, तो आपकी इज्जत मैं ध्यान रखूंगा और मेरी इज्जत आप ध्यान रखो। दोनों भाई बन गए, दोनों साथ में खाते पीते उठते बैठते शिकार करने के लिए जाते। अमीर अली ने कहा भाई थोड़े दिनों में मैं सेना और तैयार करूंगा, वापस जाके मेरे राज्य पर कब्जा कर लूंगा। लूणकरण ने कहा कोई बात नहीं, बैठ आराम से जब तक तेरे को बैठना हो यहाँ पर। एक दिन अमीर अली ने लूणकरण को कहा कि यार लूणकरण, अपने दोनों दोस्त हैं भाई हैं, साथ में उठते बैठते खाते पीते हैं, पर अपने परिवार तो मिले ही नहीं। तुम्हारे परिवार की महिलाएं मेरी परिवार की महिलाओं से मिले, ये भी तो होना चाहिए। तो लूणकरण ने कहा ये बात भी सही है, परिवार मिलने चाहिए जब हम धर्म भाई बन गए आपस में। तो एक काम करो, अभी 2-3 दिन बाद में हमारे को एक रिश्तेदारी में फंक्शन है, कोई रिलेटिव का फंक्शन है, तो हम सारे पुरुष तो किले से बाहर जाएंगे, तो किले में केवल महिलाएं महिलाएं बचेगी। उस दिन तुम तुम्हारी महिलाओं को किले के अंदर भेज दो, ताकि महिलाएं महिलाएं आराम से मिल भी लेगी और किला देख भी लेगी। उसने कहा डन। अमीर अली के जहां पर भी डेरे लगे हुए थे, जहां पर भी उसका कैंप था, वहां वो गया और उसने अपने साथ वालों को जाके कहा, छोटी मोटी सेना लेके बैठा था वो, अपने साथ वालों को उसने जाके कहा कि परसों महिलाओं को जैसलमेर के किले के अंदर जाना है, तो महिलाओं को तो तैयारी कर ले, गिफ्ट विफ्ट लेके जाए, अंदर की महिलाओं से मिलके आना है, कपड़े उपड़े लेके जाए उनके लिए। साथ वालों ने पूछा भाई परसों क्यों, कल ही भेज देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली जैसलमेर के जो सारे राजा के साथ वाले हैं, जो पुरुष जितने भी हैं, वो तो परसों किसी रिश्तेदारी में फंक्शन में जाएंगे, महिलाएं महिलाएं होंगी तो आराम से देख लेगी यार, कल भेजेंगे पुरुष होंगे, पुरुषों के बीच में महिलाएं क्या करेगी वहां। तो उन साथ वालों का दिमाग काम किया, उन्होंने कहा कि परसों इनके पुरुष नहीं है किले में ना, तो कब्जा कर लेते हैं ना। ये शरण दी है इसने अपने को, भाई है, और इसको धोखा क्या धोखा होता है, राज में किस बात का धोखा है, कब्जा करते हैं अपने। और उन सब ने प्लानिंग की इसके किले पे कब्जा किया जाए। अब कैसे करें कब्जा? तो किले में पुरुष कम है, गेट कीपर्स जो खड़े हैं उतने गेट कीपर है, अब किले पे अपने कब्जा करना है, तो अपनी सेना अंदर घुस के कब्जा करे। तो ऐसे सेना जाएगी तब तो अगले किले के गेट बंद कर देंगे, और गेट बंद करके उनको पता चल जाएगा सेना आ रही है, फिर अपने अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो उनको तो समाचार ये भेजो कि हमारी महिलाएं मिलने के लिए आ रही है। अब महिलाएं मिलने के लिए जाती पालकी में, पालकी थी, पालकी पालकी को उठाने के लिए एक पालकी को चाहिए 4 आदमी, वैसे तो 6 चाहिए होते थे भाई, जब कोई थकेगा तो उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए आते, पर अपने 4 मानते हैं। अब उन्होंने समाचार भेजा कि हमारे परिवार की 60-70 महिलाएं मिलने के लिए आएगी। पूरा उसका कुनबा था, वो राजा था तो 5-7 उसकी रानियां रही होगी, उसकी भाइयों की रानियां बहन बेटियां मिला के को 60-70 महिलाएं मिलने के लिए आएगी। ठीक है साहब भेज दो। अब मान लो यदि 60 महिलाएं भी जाएगी तो कितनी पालकी होगी? 60। एक पालकी को उठाने के लिए 4 आदमी, तो कितने हो गए? 240। 60 अंदर बैठेंगी तो महिलाएं क्यों बिठानी है, पुरुष बिठाओ। तो 300 की टुकड़ी तैयार की, अंदर रखे हथियार और कहा आपने तो अंदर घुस के मारकाट मचाओ, 300 आदमी जाके किले पे कब्जा कर लेंगे, बाकी बात वाले बाहर से आ जाएंगे। ठीक है। पहले गेट पे जो गेट कीपर खड़े थे उनको डाउट हो गया कि अंदर मामला गड़बड़ है,
तो वहां गेट कीपर ने उनको पूछा कि मैं चेक करवाऊं पालकी में क्या? तो ये क्या बदतमीजी है, जैसे तुम्हारे परिवार की महिलाएं वैसे हमारी परिवार की महिलाएं, तुम्हारे परिवार की महिलाओं की इज्जत तो हमारी नहीं है क्या? और कोई पुरुष ऐसे कैसे महिलाओं के बारे में कह सकता है कि हम महिलाओं को चेक करेंगे, इनका मुंह देखेंगे? मैं कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी पालकी में महिलाएं नहीं है। क्यों लगता तुम्हें? उसने कहा यार एक तो 45 किलो वजन हो, एक को 1.5 क्विंटल का डाकी बैठा हो अंदर, नीचे वालों के पग डगमग डगमग कर रहे हैं यार। मैं देखना चाहता हूँ इतनी मोटी ताजी महिलाएं तुम लाए कहां से? कौन सी चक्की का आटा खाती है सब? उनको ये लगा कि यदि यहां पर इन्होंने चेक किया तो इनको पता चल जाएगा, पोल खुल जाएगी, तो फिर ये गेट बंद कर देंगे, और गेट बंद कर देंगे तो अंदर नहीं घुस पाएंगे। इससे अच्छा यही उतरते मारकाट मचाते अंदर घुसते। तो वहीं उतर के मारकाट मचाने लगे। जब वो मारकाट मचाने लगे तब तक अंदर समाचार पहुंचा कि अचानक अपने पर आक्रमण हो गया और इसको रोकना पड़ेगा अपने को। तो जितने भी गेट कीपर्स वगैरह खड़े थे वो सारे के सारे उस मेन गेट पर आए, भाई इनको रोका जाए। अब वो अंदर ले देंगे, को 50-60 आदमी थे, वो सामने 300 350 की टुकड़ी थी। अब ये पता था कि 50-60 तो मरेंगे, कितनी देर तक रोक सकते हैं? थोड़ी देर रोक सकते हैं, और बाकी वाले अंदर घुसेंगे। डर वही था, किले पे कब्जा हो जाए वो कोई नहीं, बाहर वाले कब्जा छुड़वा लेंगे, ये महिलाओं को लेके जाएंगे, ये महिलाओं के साथ बदतमीजियां करेंगे, महिलाओं के साथ में बलात्कार होंगे। फिर वही तरीका बचता था, जोहर वाला तरीका बचता। पर जोहर में तो अग्नि में जलना होता है, अग्नि में जलने के लिए लकड़ियां लेके आओ, अग्नि जलाओ। और आपने तो जोहर का मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ करते, मंत्र बोलते, रानियां श्रृंगार करती, नहा के आती, इसलिए जोहर कुंड है अपने तो। इतना टाइम नहीं था कि ये सब किया जाए, लकड़ियां इकट्ठी की जाए, यज्ञ किया जाए, मंत्र बोल जाए, किया जाए। तो क्या किया जाए? तो सब महिलाओं ने कहा भाई सारे पुरुष तो मर ही रहे हैं, हमें भी अपनी इज्जत बचानी है, जोहर किया नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए? तो वैसे ही मार दिया जाए। तो सब महिलाओं को एक कमरे में बिठा के तलवारों से काटा गया, ताकि दुश्मन महिलाओं के हाथ नहीं लगा सके। महिलाओं ने कहा हमारे साथ यही कर दिया जाए, जब तुम सारे मरोगे तो हमारा क्या है? इसलिए उसमें जोहर हुआ ही नहीं, क्योंकि जोहर का मतलब होता है अग्नि स्नान। क्या होता है? बाहर वो पुरुष गए, सारे लड़ते हुए मारे गए, अमीर अली कब्जा करता है, लेकिन तब तक बाहर जो लोग गए थे फंक्शन में उनको पता चला, वो वापस लौट के अमीर अली को मारपीट के यहाँ से वापस गया किले पर, उन्होंने दोबारा कब्जा किया। तो इस तीसरे साके के अंदर केसरिया हुआ पर जोहर नहीं हुआ। क्या हुआ? लेकिन क्या नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं आधा साका। 2009 के आसपास में ऐसी चर्चाएं थी कि जैसलमेर का किला गिर सकता है, पुराना किला भाई साहब गिर सकता है कभी भी किला, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को लगा क्या करें क्या करें किले को बचाने के लिए, सरकार ने डाक टिकट जारी कर दिया। 1155 का किला है। कब का किला है? देख लो, 900 साल हो गए। 2055 में 900 साल हो जाएंगे। 2025 चल रहा है, 30 साल कम मान लो, तो मतलब कितने हो गए? 870। कितने साल हो गए? 870 साल हो गए। इस बार बारिश में जरूर उसकी दीवार का एक कोना थोड़ा सा गिरा था, इस बार बारिश में अखबार में आया था उसके। बाकी 900 साल के किले बने हुए हैं, कुछ ही नहीं बिगड़ा, वैसे वैसे पड़े हुए किले एकदम। मेरे आज दिन तक नहीं समझ में आई कि इतनी अद्भुत इंजीनियरिंग कैसी थी उन लोगों की। उसमें भी बड़ी बात, हम भूल कैसे गए वो जो उनका मार्वलस इंजीनियरिंग का पैटर्न था, कैसे पत्थर को काट के किला बना दिया जाए, फिर नीचे से ऊपर पत्थर पहुंचाने का उनका तरीका, फिर बिना चुने के पत्थर में पत्थर जोड़ दिए। इतनी ऊंचाई पर उन्होंने कोई चुने का इस्तेमाल नहीं किया, पत्थर में पत्थर जोड़ते हुए, और वो इतना बड़ा किला बना गए, और आज दिन तक वैसे के वैसे खड़े। जैसलमेर तो फिर भी 900 साल है, चित्तौड़गढ़ वाले को तो पता भी नहीं कितना पुराना है, अंदाजे नहीं लग रहा। चित्रांग मौर्य भी अपना तुक्का है कि चित्रांग मौर्य का है, उससे ही पुराना ही है ये। तो और कुछ नहीं मिला किसी किताब में चित्रांग मौर्य था, तो हमने कहा चित्रांग मौर्य, पता ही नहीं है कौन बना के गया चित्तौड़गढ़ किला। तो रणथंभौर 8वीं शताब्दी में चौहान, कौन सा चौहान है? कुछ नहीं पता इनको। बाद की किताबों में जो रेफरेंस मिले उनके आधार पे पता नहीं कितने, 8वीं शताब्दी को भी मान ले तो भी 1200 साल है। बापा रावल ने 734 के आसपास चित्तौड़ पर कब्जा किया है, उससे पहले चित्तौड़ का किला रहा होगा, तो यदि 734 से भी माने तो भी 1200-1300 साल होते हैं। पता नहीं इतने अद्भुत चीजें वो कैसे बना के गए, कैसे इन पत्थरों को उन्होंने काट लिया होगा, कैसे बना लिया होगा। और अब भाई साहब अपने कोई बिल्डिंग बनाते हैं। मेरे फ्लैट तैयार करवाया था 2 साल पहले, 2 साल पहले, 2 ही साल हुए अभी, मतलब अक्टूबर में 2 साल हुए। उसमें साल भर पहले से वो आने, वो पपड़ियां उतरने लग गई उसकी, है ना, दीवार की पपड़ियां सी उतरने लग गई। मैंने उनको कहा भैया आपने जितने कहे थे मैंने उसे अधिक रुपए दिए हैं, है ना, इस पे खूब सारे रुपए लगाए, ये क्या है? उन्होंने कहा सर ये तो सीलन आएगी, आपके वॉशरूम है पीछे, सीलन आएगी। तो इन किलों में नहाते नहीं थे क्या लोग? इधर वॉशरूम बने नहीं थे क्या? वैसे वैसे पड़े, कोई फर्क ही नहीं आ रखा उनके अंदर। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई जो हम कल परसों मेघालय वाली बात कर रहे थे कि पहले हमारा पढ़ाई का पैटर्न वो किसी प्रकार का था, 2 प्रकार का हो सकता था, या तो लिखित और एक मौखिक। ये तो उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये बातें बताई,
पिता को आती थी वो चीज, उसने बेटे को सिखाई, उसने बेटे को सिखाई, उसने बेटे को सिखाई, या किसी ने उसे सीखी उसको सिखाई, और लगातार वो इसको ज्ञान को अपने कंटिन्यू करते रहे कि इस प्रकार से पत्थरों को काटना है, किस प्रकार से पत्थरों को जोड़ना है। आप ये देखो, एक आदमी हो ना, मैं जैसे एक किसी आपको, अरे इधर आओ, एक पेंटिंग बना के दो यार मुझे, एक आदमी होगा वो पेंटिंग बनाएगा, उसके दिमाग में होगा गेट कहां बनाऊंगा, छत कितनी ऊंची बनानी है, आगे इसमें गार्डन दिखाऊंगा नहीं दिखाऊंगा, रसोई किधर दिखाऊं, पता होगा उसको। मैं आप में से 5 लोगों को बुला के कहूं एक ही पन्ने में पेंटिंग बनाओ, तो गड़बड़ कर देंगे। कोई उसका इधर वाली दीवार निकाल देगा, कोई इधर वाली दीवार निकाल, हजार हजार लोग एक ही किले को बनाने में लगे हुए हैं, सब एक जैसा दिमाग काम कर रहा है। पत्थर की कटाई है, पत्थरों को काट काट के बनाए इन्होंने, तो सबका दिमाग एक जैसा काम कर रहा है। कैसे इतने लोगों के दिमाग में सेम बात बिठाई होगी उन्होंने। इसी प्रकार से चीजें की जानी चाहिए। हमारा वो ज्ञान संचित ज्ञान था 2 प्रकार से, हमने किताबें भी लिखी उसके, और मौखिक पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बताते आ रहे थे। बीच में जब मध्यकाल में अटैक होने शुरू हुए, जब आक्रमण होने शुरू हुए, आक्रमण की स्थिति में व्यक्ति का ध्यान एक ही बात पर रहता है कि जान बच जाए, जिंदा रह जाऊं मैं, बाकी चीजें बाद में कर लूंगा। इसलिए वो ज्ञान बीच में कोलैप्स कर गया, वो ज्ञान बीच में रह गया, कहीं किताबें वो फट गई। कई सालों बाद में हमने जब थोड़ा बहुत कोई ज्ञान रहा होगा, उससे वापस जब आने की कोशिश की होगी, उस ज्ञान को वापस हमने रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की होगी, इतने में आ गया मेकाले, वो सिस्टम ही अलग लागू कर गए। उन वाला पूरा पैटर्न ही अलग था, एक दूसरे देश की पद्धति हमारे देश पर लागू कर दी गई। उस ज्ञान का हमारे ज्ञान का आपस में कोई सामंजस्य नहीं था। पुराने वाला भूल गए, अंग्रेजों वाला सीख नहीं पाए। आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले न पूरी पावे, दोनों से गए, न तो इधर वाला आया न उधर वाला आया। आज एक मकान को बनाने के लिए पहले तो एक इंजीनियर बुलाते हैं, एक वो कोई इंटीरियर डेकोरेशन वाला आता है, वो 2 मिलके एक मैप बना के जाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर मिस्त्री जी आते हैं, 2-4 आस पड़ोसी पंचायती और करते हैं, उसके बावजूद ढंग का नहीं बनता। मैं मेरे आसपास में जितने घर बने हैं उनमें मैंने सिंगल घर में नहीं देखा कि पूरी ढाल सही दे दी गई हो, पानी का फ्लो। हर घर में कहीं ना कहीं पानी रुक रहा हो, किसी का ही हो। मत भाई हमारे बीकानेर में घर बना, मैं उसमें देखता हूं कि कहीं ना कहीं भाई छोटी सी जगह रुक रहा हो, पर वो पानी पूरा नहीं जा रहा। इसका मतलब ढाल भी ढंग से नहीं दी गई। ढाल कैसे जाएगी? यहां हमने पढ़ा है कि साहब पूरे किले के अंदर 3 भागों में बांट दिया कि तालाब नीचे होंगे। क्या स्लोप दिया होगा उन्होंने कि पूरा का पूरा पानी उन तालाबों के अंदर आगे भरेगा, वरना ऊपर यदि पानी भर जाए तो निकालेंगे कैसे उसको? उनका पूरा, आप लाल किला कभी वो देख लीजिए, जैसे ही पानी ओवरफ्लो होगा लाल किले में वो झरोखे, वो मोखे बने हुए, उनसे पानी बाहर आएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एक एक चीज का ध्यान रखा, इसलिए सीलन वगैरह कोई समस्या नहीं हो सकती। यदि पानी निकल रहा है तो फिर कैसे होगा? सीलन आ रही है इसका मतलब पानी रुक रहा है, छत पे पानी रुक रहा है, आपके रुक रहा है पानी, इसका मतलब ढाल सही नहीं है, वरना नाले की तरफ जाना चाहिए। तो ये तो वास्तव में देखने लायक चीज है कि इनकी क्या इंजीनियरिंग थी। ये तो अभी हम आगे मेहरानगढ़ पढ़ेंगे। आप आज घर पे जाके यूट्यूब पे एक मेहरानगढ़ के बारे में 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, 7 मिनट, ज्यादा नहीं, अपने अपने देखना सब। उसमें 2 चीजों पे ध्यान देना, 2 जातियों के नाम बताए। एक जाति है खंडवालिया, कौन सी है? जिनका काम था पत्थर को तोड़ना, पत्थर को खंड बोलते हैं। अलग अलग जो भाटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? खंड। खंड को तोड़ने वाले थे, इसलिए क्या थे? खंडवाले। एक जाति थी चवालिया, कौन सी थी? चवाली, जिनका काम था पत्थरों को नीचे से ऊपर लेके जाना। आप देखना उन दोनों के बारे में कि वो कैसे कर लिया करते थे। मतलब खंडवालियों के बारे में 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में है कि खंडवालिया समाज का व्यक्ति जो मिस्त्री हुआ करता था, वो पहाड़, पूरे पहाड़ को काट के किला बनाया। पहाड़ खड़ा है, हमने तो उसको काट के किला बनाया। अब उस पहाड़ को कहां से काटना है, तो वो हथौड़ा मारता, टक टक टक, और उसको पता चलता कि यहां से काटना है। फॉल्ट लाइन, कहां से ये टूट सकता है, हर कहीं से थोड़ी होगा कहीं पर तोड़ लिया जाए, उसको फॉल्ट लाइन पता होती थी। यहां पे मारेंगे तभी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो ये वाला पोर्शन अलग करेंगे, ये वाली दीवार बनाएंगे। तो उन्होंने इतना इतना ध्यान रखा। एक आदमी को हथौड़ा मारने से, आवाज से, उसकी क्या आवाज है, उस आवाज से पता चलना तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। नॉलेज रहा होगा, कितनी पीढ़ियों का नॉलेज रहा होगा उन लोगों के पास में, हमने उनका पूरा नॉलेज बर्बाद किया। अब तो न उन समाजों की बात है, न उन समाजों की कोई चर्चा करता है। सब के सब जितने भी घुमंतु समाज है, घुमंतु समझ गए, जो घूम घूम के जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास में अपने अपने सेक्टर का कोई ना कोई नॉलेज पक्का था। अब या तो उनकी स्थिति यह है कि वो भीख मांगे, या उनकी स्थिति यह है कि वो छोटा मोटा कोई जो काम करे उसमें गरीबी में अपना जीवन जिए। हालात ये हैं कि ज्यादातर के तो आधार कार्ड नहीं है, जो घुमंतु समाज है उनके। अब यदि आधार कार्ड नहीं है तो भारत का नागरिक नहीं है वो, और आधार कार्ड नहीं है तो वोट भी नहीं है।
और वोट नहीं है तो फिर नेता क्यों उनकी पंचायती करेंगे? इसलिए घूम ही रहे हैं, घर तक नहीं है। सरकारें आरक्षण दे, सरकारें गरीबों के लिए योजनाएं चलाए, सरकारें उनके घर बना के दे, सरकारें उनको राशन पहुंचाए, पर कब? जब डॉक्यूमेंट होंगे। उनके तो बन ही नहीं रहे, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो तब बनेगा ना जब एक जगह रहोगे। पूरा लोहे का काम हमारे तो लोहार कर गए थे, सारे हथियार बनाने, कोई रथ बनाने, कोई गाड़ियां बनाने, पूरा का पूरा लोहारों का समाज था। कहां गए? घूम रहे हैं इधर उधर गाड़ियां लेके कहीं पर। आज भी कोई एजुकेशन सेक्टर में कोई आप नहीं देखोगे। अभी अपनी कोचिंग से सिलेक्ट में इस बार गाड़िया लोहार दीपक, वो फर्स्ट है भारत में, उस समाज से कोई सिलेक्ट हुआ है। आप देख लो लोकतंत्र के 75 वर्ष बाद में भी स्थितियां क्या है। ज्ञान उनका गया वो गया, हम उनको समाज में और शामिल नहीं कर पाए, बन जा रहे। जो मध्य एशिया तक व्यापार करने के लिए चले जाया करते थे, खत्म हो गए। लखारे जो लाख का काम किया करते थे, क्योंकि उस व्यक्ति को वो यदि रहे भी उनको काम आया भी। मान लो मैं हूं, मेरे को लाख का काम आता है, पर मुझे लगा इस काम में फायदा नहीं है, अब मेरे को कोई पैसे नहीं दे रहा, तो मैं मेरे बेटे को क्यों सिखाऊं? मैंने उसको कहा तुम थर्ड ग्रेड मास्टर बन जा, पढ़ ले थोड़ा, ज्ञान ही लुप्त हो गया। हमने दोनों तरफ से मार खाई, उस ज्ञान को संचित भी नहीं कर पाए, उन लोगों को मुख्य धारा में भी शामिल नहीं कर पाया। बाकी तो ये चीजें वाकई देखने वाली है यार। आज के इतने इतने साल पहले बाकी दुनिया के देश देखो और उनके अंदर देखोगे है क्या ऐसी कोई चीजें? इतने साल पुराने स्ट्रक्चर बनाए, बहुत रेयर सभ्यताएं मिलेगी जिनमें इतने पुराने स्ट्रक्चर है। अच्छा, जैसे है कि मिस्र वालों ने पिरामिड बना दिए थे, फिर बीच में उनके कुछ ही नहीं है। हमारा कंटिन्यूस है कि हम सिंधु घड़ी सभ्यता में भी उस वैसे मकान बना रहे थे, और जैसलमेर तक आते थे भी वैसे मकान बना रहे थे उसी प्रकार से। तो कितने साल तक हमने ज्ञान को कंटिन्यू किया है, बीच में आके गड़बड़ झाले हुए, वो गड़बड़ हमसे दूर ही नहीं। और अब हम पूरी तरीके से दूसरे सेक्टर पे चले गए, और अब तो फिर जाते जाते ये आ गया कि हमारे में खुद में हीन भावना आ गई, हमने खुद नहीं ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे को तो पहले कुछ आता ही नहीं था। नहीं आता था तो ये बने कैसे? यदि हमारे लोगों को कुछ आता ही नहीं था तो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बना कैसे गए, जो आज दिन तक आपके गिरने का नाम नहीं ले रहे। मैं तो अभी भी देखता हूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा? एसएमएस, राजा के टाइम का बना हुआ है। मैं बीकानेर का, हमारे बीकानेर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था पीबीएम, पंजाब तक के लोग पीबीएम आते हैं, राजा के टाइम का बना हुआ। इवन पुराना जो अब पीबीएम का विस्तार हो गया, सरकार ने उसमें आगे खूब बना दी, सरकार ने ना नई नई उसमें बिल्डिंग बना दी। भाई कैंसर, पहले कैंसर होती नहीं थी, अब कैंसर होती है, कैंसर का डिपार्टमेंट अलग बन गया, कोई दूसरे बीमारी का डिपार्टमेंट अलग बन गया। अभी मुझे कोई थोड़े दिन पहले कह रहा था, जो बाहर वाला बना है ना उसके अंदर पानी बढ़ता है, क्योंकि पहले वालों ने ध्यान दिया कि ढलान किधर देनी है, अब ढाल तो देना ही नहीं आता, तो चीजें गायब हुई, गजब चीजें गायब हुई। तो इन किलों को देख कर लगता है कि यार 2009 के आसपास करने लगे थे किला गिर जाएगा गिर जाएगा, अभी पिछली बार थोड़ी सी दीवार ही गिरी है, वरना 900 साल से वो किले वैसे वैसे पड़े।